बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के नए सदर मुंतखब हुए हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मुबारकबादें दी जा रही हैं और इस तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि शायद नौजवान लीडर हैं जो आज़ाद कश्मीर का मुकद्दर बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इफ्तिखार गिलानी को ना तो मैं मुबारकबाद दूँगा और ना ही मेरी उनसे कोई तवक्कुआत वाबस्ता हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इंतखाब और जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए हैं वो किसी तौर से भी जमहूरी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, और ये इस बात को तक़वीयत पहुँचा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात वहाँ के अवाम तय नहीं करते, बल्कि ये फ़ैसले इस्लामाबाद में होते हैं। इफ्तिखार गिलानी एक अरसे से पार्लियामेंटेरियन हैं। वो वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं और एक नौजवान लीडर के तौर पे वो सामने आए हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि इन इंतखाबात में वो अपनी सीट जो है वो नहीं जीत सके थे, और इसके बाद उन्हें टेक्नोक्रेट की सीट पे यहाँ पे लाया गया, और फिर ये टेक्नोक्रेट की सीट पे जीत के आने वाला शख्स आज आज़ाद कश्मीर का सदर मुंतखब हो गया है। अगर उनमें अखलाकी जुर्रत होती तो वो ये सीट लेने से इनकार कर देते और ये कहते कि चूँकि वो इंतखाब हार चुके हैं, जो अवामी इंतखाब है वो उसमें सीट नहीं जीत सके, तो इसलिए ये सीट अब उनके शायान शान नहीं है, बल्कि ये इस मनसब की तौहीन है कि एक नान मुंतखब शख्स जो है वो सेलेक्ट होकर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाए। तो इस पर बिल्कुल उनको ज़रा भी शर्म और हया नहीं आई और उन्होंने इस मनसब को कबूल कर लिया, और इस नज़रिए को तक़वीयत पहुँचाने के लिए वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुए, जिसमें लोग ये कहते थे कि जनाब आज़ाद कश्मीर के मामलात वहाँ की आवाम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद में बैठ के तय होते हैं। तो अगर वो मुंतखब होकर भी आते तो फिर हम समझते हैं कि शायद पार्लिमानी जो पार्टी है उसने इसका फ़ैसला किया और उनको आगे लाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस किस्म की तो कोई बात नहीं हुई। पार्लिमानी पार्टी के अंदर जिस किस्म के इख्तिलाफ़ देखे गए और फिर जो पार्टी के सदर हैं और जो दीगर लोग हैं उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। हम जब इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने इफ्तिखार गिलानी को प्रपोज़ किया तो फिर सब ने सर खम तस्लीम कर लिया। 32 में से 30 वोट उनके हक़ में गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है उन्होंने उनको अपना लीडर चुना है। ज़ाहिर है इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था। बगावत करने वाला या इस निज़ाम को एक तरफ करके जो पार्लिमानी रवायात हैं उनको परवान चढ़ाने वाली शख्सियात शायद अब आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं है, और ये वो मंसूबा है जो शायद आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में इस किस्म का इंतखाब एक मिसाल के तौर पे कायम किया जाएगा। और इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि जो तजर्बा आज़ाद कश्मीर के अंदर किया जा रहा है उसी किस्म का तजर्बा पाकिस्तान के अंदर भी हो। ये टेक्नोक्रेट की सीट पे वज़ीर आज़म मुंतखब करने का जो मामला है वो किसी भी जमहूरी रवायत के अंदर मौजूद नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि टेक्नोक्रेट सीट से मुंतखब होकर आने वाला भी उतना ही असम्बली का मेंबर होता है, उसे भी वो तमाम तर अख्तियारात हासिल होते हैं जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन इंतखाबात की ज़रूरत क्या है? फिर एक जो है वो मुंतखब बॉडी बना ली जाए, एक जैसे बुनियादी जमहूरियतों का एक निज़ाम है उसको बना लिया जाए, और वो हमेशा के लिए कभी सदर मुंतखब करे कभी वज़ीर आज़म मुंतखब करे, ताकि ये झंझट जो पाला जाता है हमेशा के लिए इंतखाबात का, ये झंझट भी ख़त्म हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंट इसलिए भी ज़्यादा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और इस पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के हवाले से ये तासुर हमेशा से मजबूत होता रहा है कि यहाँ के फ़ैसले यहाँ के अवाम नहीं करते, और इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी मैदान में है उसका भी यही कहना है कि हमें हक़ हुक्मरानी दो। तो ये हक़ हुक्मरानी के बिल्कुल सरीहन ख़िलाफ़ है कि एक शख्स जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आया बल्कि वो टेक्नोक्रेट की सीट पे आया है, उसे आज़ाद कश्मीर की बागडोर दी जा रही है, और इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और ये इस बात की दलालत करती है कि शायद कोई और एजेंडा है जिसकी तरफ आज़ाद कश्मीर को बढ़ने के लिए और आज़ाद कश्मीर के हवाले से कोई फ़ैसले करने की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। जो फ़ैसला साज हैं उनको अपना दिमाग जो है वो अवाम के साथ क्लियर करना चाहिए। अभी तक ये समझ नहीं आ सकी कि आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं और जिस हद तक ख़राब किए गए हैं या ख़राब हो चुके हैं,
یہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 2.5 مہینے سے ایک دھرنا جو ہے وہ راولہ کوٹ کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ پاکستان مخالف تقریریں ہو رہی ہیں۔ نہ تو ان دھرنے والوں سے کوئی مذاکرات اب تک کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانی گئی ہے، نہ ہی کوئی اپنی بات منوائی گئی ہے۔ تو اگر وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کو تو اب ایک مصالحت کار کا رول اختیار کرنا چاہیے تھا اور معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ ان انتخابات میں بہت کھل کے سامنے آئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، جس میں فاروق حیدر تھے جناب، اور شاہ غلام قادر تھے اور سردار عتیق تھے، اور جو پاکستان کی بات کرتے تھے اور یہ تمام چیزیں لے کے چلتے تھے، ان کو وہاں پہ بری طرح جو ہے وہ مار پڑی ہے اور بری طرح ان پہ لوگ جو ہیں اعتماد کرنے پہ تیار نہیں ہوئے۔ سردار عتیق تو اپنی سیٹ ہار گئے ہیں، لیکن راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر اپنی سیٹیں جیت چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پہ اعتماد نہیں کیا گیا۔ اور ایک صدر ہیں اور آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے، لیکن ان کی تمام چیزوں کو پرے ہٹا کے نواز شریف کو وزیر اعظم جو ہے منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اور نواز شریف نے کہا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کا وزیر اعظم بنوں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ افتخار گیلانی کی شکل میں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ یہاں کے جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کا حق حکمرانی یہ عوام کا حق حکمرانی نہیں ہے، بلکہ نواز شریف اور شریف خاندان کی ایک چوائس ہے یا کسی اور کی چوائس ہے جسے شریف خاندان نے قبول کیا ہے اور اسے آزاد کشمیر پر مسلط کیا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔